कि कई ऐसे समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं जिससे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है ये दावे करती हुई नजर आ रही हैं, जीत का दम भरती हुई नजर आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, आरबी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। धन्यवाद। देखिए आरवी उपाध्याय जी, अभी तक हमने वोटिंग परसेंटेज का तो जिक्र कर लिया। 11 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है 21.79% मतदान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम ये कि आज जो जिन 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि हॉट सीट है। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें गोरखपुर की सीट जो है गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 676 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला आज होना है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जैसा आपने कहा, कई हॉट सीटें हैं। 5 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी। जनता है, जनता की अदालत है। किसको जिताएगी, किसको हराएगी, क्या फैसला आएगा, ये तो बस बात को ही पता लगेगा। लेकिन जो इलेक्शन है, पहले चरण से लेके आखिरी दौर तक हम प्रवेश कर चुके हैं। एक दौर और बाकी है। जनता के मुद्दे गायब थे और शायद मैं समझता हूं इसीलिए जनता का मोह भंग हो रहा है और जो वोटिंग परसेंट है वो 60% के आसपास ही रहा। इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। उम्मीद की जा रही थी, विपक्षी दल कह रहे बदलाव की हवा है, हम्म। लेकिन बम्पर वोटिंग नहीं हो रही है। कैसे बदलाव होगा, क्या होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ टक्कर दे रही है बीजेपी को, वो भी कहीं न कहीं जनता के समर्थन को कितना गेन कर पाएगी, कितना जनता का समर्थन मिलेगा, ये भी 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इस बार कोई आंधी नहीं दिख रही है। जैसे होता है तो वोटिंग परसेंट एकदम लोग बाहर निकल के आते हैं, उस तरह का कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालात कुछ बदले हैं, ये नहीं कह सकते कि भी कोई काम नहीं हुआ। बिजली जहां नहीं आती थी वहां बिजली की उपलब्धता बढ़ी है और वोटर इस बात को मानता है। दूसरा, देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है। जहां कुछ अच्छाइयां हैं वहां पूरे 5 साल में जो गांव का स्कूल था, जो कि एक आखिरी व्यक्ति की आशा की किरण होता है, जहां गांव का बच्चा पढ़ता है, उसके हालात नहीं बदले हैं। गांव में शिक्षा का ढांचा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी शिक्षा का जो और स्वास्थ्य का जो मजबूत ढांचा गांव तक होना चाहिए, शहरों में फिर भी कुछ दिखता है। स्कूलों के हालात भी ठीक नजर आते हैं और कुछ अस्पताल भी नजर आते हैं। लेकिन गांव में जाने पर निराशा हाथ लगती है। ठीक है आरवी उपाध्याय जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे। फाजिल नगर अगर सीट का हम जिक्र करें, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ अजय कुमार लल्लू, उस सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही अगर उन्होंने बीजेपी छोड़ के अब सपा का दामन थामा है, यहां पर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं? देखिए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो बीजेपी का जो वोट था वो उन्हें मिला था, वो नहीं मिलेगा। और जिस जाति की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ देते हैं। हमने बहुत सरकारें बनाई हैं। तो अग्नि परीक्षा है, अस्तित्व का प्रश्न है। वो कितने अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। परिस्थितियां बदली हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम्म। चुनौती भी उनके सामने है। अभी कल परसों हमले का जिक्र हुआ कि वो हमला था, क्या था, मैं नहीं कह सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए, विरोध के स्वर और जनता में जो इमेज है, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में और उस पार्टी को, ये लोग राजनीतिक के गणितज्ञ हैं। ये समझते हैं कि भाई ये पार्टी सत्ता में आ रही है, इसमें चले जाएं, ये जाने वाली है,
इसको छोड़ दें, अपने अपने गणित लगाते हैं। और कई बार मैं देखता हूं कि इनके गणित सटीक भी होते हैं कि जनता के बीच में रहते हैं, हवा का रुख भांपते हैं और हवा का रुख देखकर ही ये फैसले करते हैं। दूसरा, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं संकट मोचन। लगातार हम आपको बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। संकट मोचन, अभी अगर बूथों का हम जिक्र करें, वहां पर लोग किस तरह से पहुंच रहे, एक बार तस्वीरें दिखाते हुए जरा अपडेट दीजिए। जी, आपको बताना चाहेंगे, देखिए मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, मौजूद हूँ शहर विधानसभा में, जहाँ की योगी आदित्यनाथ का जो है कि विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहीं से जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ वोट परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ इस विधानसभा से जो है कि वोट परसेंटेज कम 11 बजे तक जो है 17 दशमलव जो है कुछ परसेंट जो है कि लगभग में आए हैं। और पूरे शहर की अगर बात किया जाए तो 11 बजे तक जो है 21 दशमलव के लगभग में जो है कि यहाँ मतदान जो है पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी धूप निकल गई है, लोग लेकिन अभी भी मतदान जो है करने जो है बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सबसे अधिक तो देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने के लिए। जी बिल्कुल। और वहां पर किसी भी तरह की बूथों पर कोई दिक्कत, क्योंकि तमाम ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर थोड़ी खराबी ईवीएम में देखी जा रही है और भी तरह की दिक्कतें, वहां पर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, अभी अगर कहीं ऐसी अभी कोई सूचना नहीं आई है। अभी जो है कि हर जगह से सुचारू रूप से जो है मतदान हो रहा है। एक दो जगह मतलब शिकायतें आई, लेकिन वहाँ पे जो है 1 घंटे के अंदर जो है वहाँ पे जो भी तकनीकी खराबी थी उसको दूर कर दिया गया है। लेकिन इस समय फिलहाल जो है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे सभी जो है जो भी सुरक्षा कर्मी हैं वो भी लगे हुए हैं, जो और भी इसके सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो भी अपना घूम करके अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और शांतिपूर्ण मतदान जो है कि गोरखपुर में चल रहा है। जी ठीक है। और इस बीच में अभी कोई बड़ा चेहरा जो मतदान करने के लिए पहुंचा हो? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है कि पूर्व जो है वित्त मंत्री जो है शिव प्रताप शुक्ला जी, जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, अभी जो है कुछ क्षण पहले जो है कि मतदान करके यही बाहर आकर के खड़े हुए हैं। और मैं ठीक उनके आवाज के सामने से आपको लाइव दे रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आरवी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। देखिए आरवी जी, यहाँ पर अगर हम जिक्र करें, जो 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 11 सीटें सुरक्षित है। पिछली बार का अगर हम 2017 का वहाँ का जिक्र करें तो 2017 में 46 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली थी। और ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती ये कि क्या एक बार फिर से वो तस्वीरें बीजेपी दोहरा पाएगी, और दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके सामने चुनौती ये है कि किस तरह से पिछली बार की तस्वीरों में उलटफेर किया जाए। बिल्कुल वाजिब है, बीजेपी के सामने चुनौती है कि 2017 में जो रिजल्ट या जो समर्थन मिला था उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी जो योजनाएं हैं और जो उसके जो लाभार्थी हैं वो उसको वोट करेंगे और जो 2017 की जीत थी उससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष कहता है कि भी नहीं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, किसान नाराज है, आंदोलनरत रहा है, और शिक्षा का ढांचा और स्वास्थ्य के ढांचे पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपना एक रास्ता तलाश रहा है। लेकिन ये बात है, बीजेपी के लिए 2017 और 2022 में बहुत बड़ा फर्क देखने में मिल रहा है। 2017 में जो सोशल इंजीनियरिंग थी, अपना दल को साथ लेके, और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ थे, ओम प्रकाश राजभर, तो राजभर का वोट, स्वामी प्रसाद मौर्य का वोट, वो छोटे छोटे दलों का वोट मिला के एक बम्पर जीत हासिल की। लेकिन 2022 में आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। अब ये लोग कितना वोट शिफ्ट कर पाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए भी रास्ता उतना आसान नहीं, और इसीलिए आप देखें माननीय प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, अमित शाह लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ भी पूरा पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि कम से कम 2017 वाली जो जीत थी उसको दोहराया जाए।
लेकिन वहीं जनता में बहुत सारे मुद्दे कहीं न कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल डीजल का रेट है, महंगाई है, किसान अपने लिए परेशान हैं, लखीमपुर खीरी की घटना है, आवारा पशुओं का आतंक किसान के सामने है। वो रात को अपना खेत की रखवाली करता है, दिन में काम करता है। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। और देखिए कहीं न कहीं जब भी कोई सत्ताधारी दल सत्ता में आता है, तो जनता उससे उम्मीद करती है। कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे बिजली की उपलब्धता का मैं गिना रहा था कि बिजली पहले उपलब्ध नहीं होती थी, आज बिजली के हालात सुधरे हैं। सड़क, हाईवे कुछ बने हैं। अब जनता किस पर वोट करेगी? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, महंगाई पर, या जो फ्री राशन मिल रहा है उस पर वोट करेगी? ये देखने का प्रश्न। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और देखना यही होगा कि जनता किन मुद्दों पर वोट करती है और वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए ये भी जानना आरपी उपाध्याय जी, ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जो तमाम ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जीत के दावे तो सभी पार्टियां भर रही हैं, लेकिन आपको अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर बीजेपी सपा की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहां पर है, बीएसपी कहां पर है? क्योंकि अगर ये तमाम पुरानी पार्टियां हैं और इनका कहां पर अभी वर्चस्व दिखाई दे रहा है, ये आपको कहां समझ में आ रहा है? देखिए एक एक कांग्रेस को लेंगे आप, तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने पसीना बहाया है, मेहनत की है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। वोट परसेंट और सीट दोनों में देखने को मिलेगा। और अभी तक कांग्रेस के जो हालात थे, वो इलेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ती थी, गठबंधन करती थी, कुछ सीटें गठबंधन में मिलती थी, उन्हीं पर सिमट कर रह जाती थी। 2022 में सभी सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, उत्साह उसके कार्यकर्ताओं में है, तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती मिली है, जो आगे 2024 के इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं काम आए। और प्रियंका ने जिस तरह मेहनत की है, जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बीएसपी का अपना वोट बैंक है, एक वर्ग विशेष बीएसपी का कोर वोटर है, वो उसको वोट करेगा, उनका वोट कहीं नहीं जाता है। ये बात अलग है कि उतना मजबूती के साथ बीएसपी ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, देखिए समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे कि भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ उन्होंने गठबंधन किया और उम्मीद की जा रही है कि भी उन्हें शायद अच्छा खासा वोट मिलेगा। यही सोशल इंजीनियरिंग मैंने कहा ना, 2017 में बीजेपी ने की थी, छोटे छोटे दलों को साथ लिया था, लेकिन 2022 में छोटे दलों को साध नहीं पाए और सब अलग अलग हो गए और दूसरी जगह चले गए। उसी तरह समाजवादी पार्टी का जो लोकदल को साथ लेना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित होगा। ओम प्रकाश राजभर कितना राजभर वोट दिला पाएंगे, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आए, जो अपनी सीट पर ही अपने आप में संघर्ष में फंस गए हैं। वहां अगर मुस्लिम वोट पट जाता है तो मैं समझता हूं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और जनता उन्हें एक सबक सिखा सकती है। बहुत कांटे की टक्कर उस सीट पर है। तो अखिलेश ने कोशिश की है और उसके सुखद परिणाम भी शायद उनके सामने। क्या मुद्दे हैं? उनसे बातचीत जितनी आपकी हो पाई है अभी तक में, क्या स्पष्ट हो पा रहा है? दोबारा स्पष्ट करें आपका प्रश्न। संकट मोचन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी
संकट, आप एक बार बताएं संकट कि वहां पर किस तरह से अभी जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि लगातार हम सुबह से ही पोलिंग बूथों पर आपकी नजर बनी हुई है और लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो बेसिकली अभी तक जितनी बातचीत हो पाई है जिन लोगों से, क्या स्पष्ट हो रहा है, किस तरह के मुद्दे ज्यादा इस बार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे लोगों के लगे रहते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि मुझे जो है कि विकास चाहिए, मुझे राष्ट्रवाद के लिए जो है हम वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जो है कि कुछ ये भी आ रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन देखिए, महंगाई तो है ही है मुद्दा, लेकिन यह उसको यहाँ गोरखपुर की जनता जो है कि उसको भूल करके, उसको छोड़ करके, एक किनारे करके उसके साथ जो है कि एक राज के प्रति जो है कि समर्पित या देशभक्त कह लीजिए, उसके प्रति समर्पित करके यहाँ पे लोग वोट कर रहे हैं। और खासकर गोरखपुर के यहाँ गोरखनाथ मंदिर को सोच करके यहाँ लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, देखिए यहाँ पर मुद्दा जो है बेरोजगारी का तो है ही, लेकिन महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर सुनने को मिल रहा है जनता के बीच में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद थी, जनता उम्मीद करती है, कोई भी सत्ताधारी दल होता है कि भी रोजगार देगा, महंगाई कम करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री भी कहते थे कि भी पेट्रोल डीजल या रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की साख गिरती है। ये बात अलग है कि भी चुप्पी साधे हुए हैं उन्होंने इन विषयों पर 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कुछ नहीं बोला। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। जब 138 डॉलर प्रति बैरल तेल था तब सस्ता था, और बीच में तो ये हालात हो गए थे कि भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरे, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। तो देखिए, महंगाई अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन देखा यह गया है कि जनता जो वोट करती है जाति और धर्म के आधार पर करती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशुद्ध रूप से देखा जा रहा है इलेक्शन जाति और धर्म के ऊपर लड़ा जा रहा है, न कि मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो मौजूदा, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, तो इसी के नाम पर वोट की अपील की जा रही है, जाति और धर्म से उठकर विकास के नाम पर। क्योंकि बीते 5 सालों में जो काम किए गए सरकार के द्वारा, उसको जनता के बीच में रखते हुए और उस पर वोट की अपील की जा रही है। तो आपको क्या ये लगता है कि विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया जा रहा है? देखिए, मैं जो देख रहा हूं कि विकास के मुद्दे पर वोट करने वाले लोगों की संख्या कम है, जाति और धर्म पर वोट करने वालों की संख्या ज्यादा है। और रहा विकास, देखिए विकास समाजवादी पार्टी भी कहती थी कि हमने विकास किया है 2017 में, लेकिन जनता ने नकार दिया था कि जनता की जो अदालत है वो सर्वोच्च अदालत है, और उसके जो फैसले होते हैं बड़े सोचे समझे फैसले होते हैं। चाहे इससे पहले बीएसपी की सरकार थी, बीएसपी सरकार भी कहती थी हमने विकास किया है, लेकिन जनता को लगा विकास नहीं हुआ है, तो जनता ने बदला, सत्ता में बदलाव आया। बीजेपी बिल्कुल कहती है विकास किया है। मैं मानता हूं कि भी कुछ क्षेत्र में अच्छा उल्लेखनीय कार्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ रात दिन भी सभी प्रदेशों, सभी जिलों में और प्रदेश के कोने कोने में घूमे हैं। और तो और, जहां नोएडा में कोई सीएम जाता नहीं था वहां भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने उन मिथक को, उन भ्रम को तोड़ा है। जनता का कितना प्यार मिलेगा ये अभी कह देना बिल्कुल। और देखिए, जहां से आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है, तो इसलिए ये सवाल बनता है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी रण में हैं और वो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने सुबह के वक्त में वोट भी डाला, वो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेतना पांडे जो कि उन्हें टक्कर दे रही हैं, और क्या मुकाबला वहां पर आपको दिख रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो गोरखपुर की सदर की सीट है वो उनका कार्य क्षेत्र रहा है, और उन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य उस इलाके में किए।
उनको वहां उनके घर में टक्कर दे पाना संभव नहीं है। क्यों? वहीं पर उनकी गोरखनाथ पीठ है और बहुत सारे अनुयायी हैं उनके, और फिर उनकी अपनी एक छवि है, एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है और राजनीतिक शुचिता के नाम पर गोरखपुर को हमेशा उन्होंने केंद्र बिंदु में रखा है। बिल्कुल, और उनकी लोकप्रियता दिखती है जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो उनकी वहां की लोकप्रियता दिखाई देती है जनता के बीच में, किस तरह से उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरवी उपाध्याय जी आपका, और संकट मोचन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी में छठे चरण का चुनाव जारी है। आम जनता के साथ दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।